गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी तुम लोगों ने अभी सेकेंड असेसमेंट टेस्ट अपना दिया है। बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा भी किया है, लेकिन मोस्टली बच्चों में मैंने देखा कि उन्होंने अपने काम को पूरा करने की कोशिश नहीं की। 3 घंटे का पेपर है, जो हो पाया ठीक है, जो नहीं हुआ उसको छोड़ दिया। बच्चों, ये आदत मुझे कुछ पसंद नहीं आई, क्योंकि आपको तो बोर्ड में 3 घंटे लिखना ही है, और अगर इस तरह से अभी से तुम्हारी राइटिंग पावर नहीं बढ़ेगी, स्पीड नहीं बढ़ेगी, तो नॉट इवन इन हिंदी, हर सब्जेक्ट में तुम्हें लिखने में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। अब ये तो तुम ही बेहतर बता सकते हो या सोच सकते हो कि तुमने हिंदी के पेपर में बहुत से क्वेश्चन क्यों बिना लिखे छोड़ दिए, या तो ये सोचा कि ठीक है, पास होने भर के नंबर आ गए, बाद में हम कर लेंगे। बहुत से बच्चे सोचते हैं बच्चों। और या तो ये हुआ कि तुमको लिखने के लिए समय ही नहीं मिला। जैसे मैंने एक आध बच्चों से बात भी की तो उन्होंने कहा कि मैम टाइम ही नहीं था। तो टाइम ना होना ये कोई वाक्य एग्ज़ाम में काम करता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें 3 घंटे का समय दिया गया है राइटिंग के लिए, 15 मिनट तुम्हें पढ़ने के लिए दिए गए हैं। तो इतना तो तुम्हें होना ही चाहिए कि पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सको। अभी नहीं किया है, लेकिन नेक्स्ट एग्ज़ाम जब होंगे आप पूरा पेपर अटेंड ज़रूर करिए, लिखिए। क्योंकि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उसमें एक सबसे बड़ी कमी जानते हो बच्चों की आई, वो यह है कि आपके हर दिन बैठ करके क्लासेस जैसे आपके होते थे, आप 6 घंटा कॉलेज में रहते थे, तो एक तो आपकी बैठने की आदत कॉन्टिन्यूअस वो कम हुई है, और दूसरा जो हर दिन हर सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत ही, चाहे मन से चाहे बेमन से आप कॉलेज में लिखते थे, वो लिखने की आदत भी कम हुई है। तो सबसे बड़ा इफेक्ट तो लिखने पर ही आया है। 3 घंटे बैठना आसान नहीं रह गया और लिखना तो बहुत कम हो गया। तो अपने लिखने की जो स्पीड है उसको बनाए रखिए, क्योंकि ये सब आपको आता बहुत कुछ है, लेकिन अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो कोई कैसे समझ पाएगा कि आपको क्या आता था। तो पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए कोशिश करिए, अपनी वॉच सामने रखिए, देखिए कि आपको कौन सा सेक्शन कितने मिनट में ख़त्म करना ही है, और उसी हिसाब से अपनी स्पीड बढ़ाइए। तो आने वाले जो और एग्ज़ाम में भी फाइनल एग्ज़ाम होंगे तो आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। एक सोच भी होनी चाहिए कि मैं पूरा पेपर करूँगा या करूँगी। अगर आप इस सोच लेते हैं ना, तो आप देखिए नेचुरली ऑटोमेटिकली आपकी जो स्पीड है वो बढ़ने लगती है। जहाँ एक हुआ कि अरे चलो ये बड़े बड़े आंसर नहीं करते, छोड़ देते हैं, 20 नंबर ही तो नहीं मिलेंगे, ये फीलिंग जब आती है ना, तो पेपर लिखने की स्पीड अपने आप कम हो जाती है। तो ये फीलिंग मन में ना लाओ कि पास हो गए, पास होने के नंबर चाहिए वो तो मिल जाएंगे, बाकी छोड़ो, हमें तो आता है, हमें तो आता है, इट्स वेरी गुड, बट हम कैसे जाने कि तुम्हें क्या आता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पेपर को पूरा लिखने की कोशिश हमेशा कीजिए। नहीं आता है तो आप तो मजबूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आते हुए भी नहीं लिखना वो अच्छा नहीं है। बच्चों, कुछ चैप्टर्स तुम्हारे इस साल 30% जो कोर्स आपका कम हुआ उसमें हम लोगों ने नहीं पढ़ाए थे, लेकिन अभी हम लोग उन चैप्टर्स को भी आपको पढ़ाएंगे। जो चैप्टर्स आपके पास जो सिलेबस आया था कि उसमें चैप्टर्स नहीं पढ़ाए जाएंगे, 30% रिडक्शन हुआ था, उन चैप्टर्स को हम लोग फिर से पढ़ाने जा रहे हैं। तो काव्य में आपने चैप्टर नंबर 5 नहीं पढ़ा था, भवानी प्रसाद मिश्र, और आगे भी अक महादेवी और पाश भी आपको नहीं पढ़ना था, तो उन चैप्टर्स को भी हम लोग पढ़ाएंगे। अभी आपका जो
ये सेकंड असेसमेंट टेस्ट हुआ है, उसमें आपने घर की याद यानी भवानी प्रसाद मिश्र तक पढ़ा था। तो अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर त्रिलोचन की लिखी हुई कविता चंपा काले काले अक्षर नहीं जानती पहचानती चीनती, तो वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, चीनती मतलब पहचानना जानना, तो वो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले कवि त्रिलोचन के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी कि त्रिलोचन जी ने जो कुछ भी लिखा है वो समाज से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए इनकी जो भाषा है बच्चों वो ठेठ गांव की ज़मीन से जुड़ी हुई है। जैसे बोलचाल के शब्द हम यूज़ करते हैं उसको इन्होंने प्रयोग किया है। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, ये कविता इनका काव्य संग्रह है धरती, उससे लिया गया है। बच्चों काले अक्षर के पीछे आप देखिए तो एक प्रोवर्ब भी है, काला अक्षर भैंस बराबर। काला रंग अंधेरे का प्रतीक है, काला रंग बुराइयों का प्रतीक है। आपके बुक पे जो प्रिंट अक्षर आते हैं वो काले रंग के होते हैं। तो इन्होंने इस कविता के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है। आर्थिक मजबूरियों के कारण बहुत से लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिल पाता है। तो ये कविता जीवन का यथार्थ प्रस्तुत करती है और शिक्षा के प्रति नज़रिया क्या है उसको भी बताती है। तो आज की कविता जो तुम पढ़ोगे बच्चों वो है चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती। सबसे पहले तो कविता का सारांश मैं तुम्हें बताना चाहूँगी। बच्चों त्रिलोचन द्वारा रचित चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती ये कविता लोक भावना से जुड़ी हुई है। सुंदर नामक एक ग्वाला है, ग्वाला जो दूध घर घर जाके देते हैं। आप लोग तो पैकेट्स ज़्यादा देखते होंगे आते हैं, डिफरेंट जो पराग के हैं या ज्ञान के हैं, वो बहुत सारे ऐसे हैं जो पैकेट्स आते हैं। पहले के ज़माने में ग्वाले घर घर जाके दूध देते थे, अभी भी कुछ जगह देते हैं, लेकिन अब परसेंटेज धीरे धीरे घट रहा है। तो ग्वाला है जिसका नाम है सुंदर, उसकी लड़की का नाम है चंपा। चंपा बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है और वो कवि के घर पे रहती है तो देखती है कि ये क्या लिख रहे हैं। वो कहती है तुम क्या कागज़ गोदते रहते हो। गांव की भाषा जुड़ी हुई है, चीनना गोदना। गोदना जानते हो बच्चों? गोदना अनेकार्थी शब्द है। गोदना आप जैसे टैटू कहते हैं आजकल, पहले गांवों में गोदना ही कहलाता था ये। और अपने हाथों पे लोग भगवान के चित्र बनवा लेते थे, नाम लिखवा लेते थे, फूल पत्ती बनवा लेते थे, उसको गोदना। तो ये बहुत पुराना गांव का फैशन है जो अब टैटू के नाम से प्रचलित हुआ है। और जो गांव में बनता था बच्चों वो परमानेंट होता था, एक बार अगर गोदना बन गया तो वो हमेशा बना रहता था। अब तो ये जो टैटू है वो तो आप कुछ टाइम के लिए बनवा सकते हैं, परमानेंट भी बना सकते हैं। अब तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उस पर हुए हैं, कलरफुल भी बनवा सकते हैं, तरह तरह के डिज़ाइने लोग पूरे पूरे हाथ से बनवाते हैं। तो ये गोदना जो है बहुत पुराना फैशन है जो गांव में होता था। गोदना का दूसरा अर्थ है आप पेन पेपर ले लीजिए और उस पर आड़ी तिरछी लाइनें खींचते रहिए, कुछ बनाइए नहीं, कुछ लिखे नहीं। तो कहते क्या कागज़ गोद रहे हो, यानी उसको इधर उधर व्यर्थ में खराब क्यों कर रहे हो। तो ये जो चंपा है ये पढ़ी लिखी नहीं है, इसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ऐसी ही है जहाँ पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब वो कवि के घर आके देखती है कि ये लिखते रहते हैं तो पूछती है तुम क्या दिन भर गोदते रहते हो।
कभी वो शरारत में जो कवि हैं उनकी कलम चुरा लेती है, कभी उनका कागज़ गायब कर देती है। तो एक दिन कवि ने उनको समझाया कि चंपा तुम भी पढ़ना लिखना सीख लो। गांधी बाबा भी यही कहते हैं कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चंपा ने गांधी बाबा का तो नाम सुना था, तो वो कहती गांधी बाबा तो बहुत अच्छे हैं, मैंने उनके बारे में सुन रखा है, वो पढ़ने जैसी खराब बात को कैसे कह सकते हैं। उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि गांधी बाबा पढ़ने के लिए नहीं कह सकते। तो कभी उसको समझाते हैं कि भाई देखो कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारा पति चला जाएगा किसी दूसरे शहर में कमाने के लिए, तो तुम उसको पत्र कैसे लिख करके भेजोगे, उस समय तुम्हें दूसरे से लिखवाना पड़ेगा। पढ़ी लिखी रहोगी तो कम से कम ये काम तो खुद कर सकती हो। देखिए वो कैसे अपने आप को बचाती है। वो कहती है कि मैं तो शादी नहीं करूँगी पहली बार, अगर हो भी गई तो मैं अपने पति को कलकत्ता नहीं जाने दूँगी। उस समय जो बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ थे, कलकत्ता बॉम्बे, लोग वहीं जाते थे काम करने के लिए। तो कहती मैं उसे कलकत्ता जाने नहीं दूँगी। और फिर कहती अगर जाना पड़े तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि कलकत्ता पे वज्र गिर जाए। वज्र गिरना, बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, नष्ट हो जाए कलकत्ता, और तब न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न कलकत्ता रहेगा, न मेरा पति वहाँ कमाने के लिए जाएगा, और ना मुझे उसे पत्र लिखना पड़ेगा, तो मैं क्यों पढ़ूँ। इस तरह से वो अपने आप को पढ़ाई लिखाई से बचाने का हर संभव प्रयास करती है। अब बच्चों इसका अर्थ आप देखिए, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, मैं जब पढ़ने लगता हूँ वो आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है। उसे बड़ा आश्चर्य होता है इन काले चिन्हों में कैसे ये सब स्वर निकला करते हैं। अक्षर मतलब अक्षर, चीनती पहचानती, अचरज आश्चर्यचकित होना। चंपा काले काले अक्षरों से बिल्कुल अनभिज्ञ है, उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि वो कभी स्कूल गई नहीं है, और इसीलिए उसके लिए इन काले अक्षरों का कोई महत्व ही नहीं है। कवि कहता है कि जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो वो आ जाती है, खड़ी खड़ी चुपचाप सुना करती है, और उसे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे किसी भी किताब पे कॉपी पे लिखे हुए अक्षरों में कोई अंतर नहीं है। उसके लिए तो सिर्फ काली इंक से लिखे हुई कोई चीज़ है। लेकिन जो पढ़ा लिखा है वो क ख ग सब को मिला करके, शब्दों को मिलाकर, वाक्यों को मिलाकर पढ़ेगा, तो उसे लगता है ये एक जैसे जो काले रंग के कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं उनसे ये कवि के द्वारा कैसे अलग अलग स्वर निकला करते हैं, आखिर ये हैं क्या। चंपा सुंदर की लड़की है, सुंदर ग्वाला है, गाय भैंसे रखता है। चंपा चौपायों को लेकर चरवाही करने जाती है। चौपाया ये भी अनेकार्थी शब्द है, जानवरों के लिए चौपाए का प्रयोग होता है, और चारपाई जिसमें चार पाए बने हुए हैं उसको भी चौपाया कहा जाता है। अब चंपा का परिचय देते हुए कवि कहता है कि चंपा सुंदर नामक ग्वाला जो है उसकी बेटी है। सुंदर जिसका काम है गाय भैंस पाल करके उनको दूध से अपना व्यवसाय चलाना, तो वो गाय भैंसे रखता है, और चंपा उन गाय भैंसों को लेकर चराने के लिए यानी बाहर घास खिलाने के लिए ले जाती है। चरवाही करना यानी गायों को गाय भैंसों को चराने का काम करना। चंपा अच्छी है, चंचल है, नट खट अलग अलग लिखा है इन्होंने। बच्चे बड़े शरारती होते हैं तो चंपा भी उसी श्रेणी की है, चंचल भी है और शरारती भी है, और कभी कभी ऊधम करती है। ऊधम मतलब खुद शोर मचाना, शोर मचाते हुए शरारत करना, उसको ऊधम कहते हैं। कहते हैं ना जो घर में आप शोर मचाते हुए इधर उधर भागते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं क्या ऊधम काट रहे हो, मतलब शोर मचाते हुए शरारतें करना। तो चंपा भी बहुत ऊधम करती है, और इसी शरारत में कभी कभी वो कवि की कलम चुरा लेती है। कवि जैसे तैसे अपनी कलम ढूंढ के लाता है
तो देखता है कि अब कागज़ वहाँ से गायब हो गया है, वो फिर परेशान हो जाता है। चंपा कहती है, तुम कागज़ ही गोदा करते हो दिन भर, क्या ये काम बहुत अच्छा है? ये सुनकर मैं हंस देता हूँ। फिर चंपा चुप हो जाती है। जब कवि कुछ लिखता है तो चंपा वहाँ आके खड़ी हो जाती है। उसे लिखने का मतलब तो पता नहीं, उसे लगता है ये काले या नीले इंक से ले पूरे पेपर पर दिन भर पता नहीं क्या करते रहते हैं। तो कहती है, तुम्हें दिन भर कागज़ पे क्या गोदा करते हो? क्या है जिसके द्वारा तुम्हें पूरा अच्छा सा पेपर है उसको तुम बेकार सा कर देते हो? गोदते रहना, क्या यह काम बहुत अच्छा है? उसकी बाल जो सुलभ बातें हैं उसको सुन करके कवि हंस देता है। और जब वो देखता है कि ये तो हंस रहे हैं तो वो चुप हो जाती है। उस दिन चंपा आई, मैंने कहा कि चंपा तुम भी पढ़ लो, हारे गाढ़े काम सरेगा। गांधी बाबा की इच्छा है सब जन पढ़ना लिखना सीखें। एक दिन जो चंपा आती है तो कवि उससे कहता है, चंपा तुम भी पढ़ने का काम करो, ये हारे गाढ़े काम सरेगा। हारे गाढ़े काम सरेगा, गाढ़े गाढ़े व्यक्ति को कहते हैं कठिनाई परेशानियों का जब समय आएगा तो ये तुम्हारा पढ़ना लिखना बहुत काम आएगा। और गांधी बाबा की भी यही इच्छा है कि सारे लोग, देश में रहने वाले हर व्यक्ति को पढ़ना लिखना आना चाहिए। यानी गांधी बाबा जो थे वो भी साक्षरता के समर्थक थे। वो चाहते थे हर व्यक्ति को पढ़ाई लिखाई आनी ही चाहिए। और इसीलिए क्योंकि गांधी बाबा का एक ऐसा नाम था कि पढ़ा लिखा हर व्यक्ति उनसे परिचित था, तो उसी का उदाहरण देते हैं कवि। क्योंकि जो चीज़ आपको पता हो उसके बारे में अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो भी गांधी बाबा का नाम लेते, कहते हैं गांधी बाबा के भी ये इच्छा है कि सब जन सारे लोग पढ़े लिखे हों। लेकिन चंपा तो कम शरारती है नहीं। वो क्या कहती है, चंपा ने ये कहा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी। तुम तो कहते थे गांधी बाबा अच्छे हैं, वे पढ़ने लिखने की कैसे बात कहेंगे, मैं तो नहीं पढ़ूंगी। कवि के इतने समझाने के बाद भी वो कहती है कि मैं पढ़ने लिखने का काम नहीं करूँ। और फिर ये भी कहती है कि तुम तो कहते थे गांधी बाबा बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पूरा गांव गांधी बाबा का सम्मान करता है और वो भी गांधी बाबा को जानती है। तो इतना अच्छा व्यक्ति पढ़ने लिखने की बात कैसे कह सकता है? तुम गांधी बाबा का नाम लेकर के अच्छी बातें नहीं कह रहे हो। वे पढ़ने लिखने की बात कह ही नहीं सकते और मैं भी नहीं पढ़ूँगी। उसे शक होता है कि गांधी जी पढ़ने लिखने के बाद कैसे कह देंगे। ये जो कवि है सही नहीं बता रहे हैं। मैंने कहा कि चंपा पढ़ लेना अच्छा है, ब्याह तुम्हारा होगा, तुम गौने जाओगी, कुछ दिन बालम संग साथ रह चला जाएगा। जब कलकत्ता बड़ी दूर है वह कलकत्ता, कैसे उसे संदेशा दोगी, कैसे उसके पत्र पढ़ोगी। चंपा पढ़ लेना अच्छा है। लेकिन कवि ने भी उसे समझाना नहीं छोड़ा। फिर वो कहते चंपा पढ़ लो, पढ़ना बहुत अच्छा है, कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, गौना विदाई करना, तुम ससुराल चली जाओगी, कुछ दिन तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रहेगा, फिर काम करने के लिए वो कलकत्ता चला जाएगा। और कलकत्ता तो बहुत दूर है, उसे तुम कैसे संदेशा दोगे। बच्चों, जिस समय की कविता है उस समय आपके ये फ़ोन मैसेज देना आसान नहीं था। पत्र के द्वारा या बहुत कोई अर्जेंसी होती तो लोग टेलीग्राम या तार देते थे। अब तो तार का डिपार्टमेंट ही बंद हो गया है, क्योंकि अब आपके फ़ोन से ही सेकंड्स में ही पूरी दुनिया में कहीं भी किसी को भी आप संदेश भेज सकते हैं। तो तार वाला डिपार्टमेंट जो था पोस्ट ऑफिस का वो तो ख़त्म ही हो गया। कब इससे कहता है कि तुम्हें उसे संदेशा भेजना होगा तो कैसे दोगे, और अगर वो पत्र भेज देगा तो तुम पढ़ोगे कैसे, क्योंकि तुम्हें तो पढ़ना आता ही नहीं है। इसीलिए चंपा मेरा कहना मानो, पढ़ना अच्छा है। चंपा बोली, तुम कितने झूठे हो, देखा, हाय राम, तुम पढ़ लिख कर इतने झूठी हो। मैं तो कभी ब्याह नहीं करूँगी, और कहीं जो ब्याह हो गया तो मैं अपने बालम को संग साथ रखूँगी। कलकत्ता मैं कभी न जाने दूँगी, कलकत्ते पर बजर गिरे, वज्र गिरना, परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए,
चंपा कवि की बातों को गलत साबित करती है, कहती हाय राम, बोलते हुए हम लोग कहते हैं हाय राम, वो भी कहती हाय राम क्यों इतने झूठे हो तुमको पढ़ना लिखना आता है ये मैं देखती हूँ, फिर भी तुम मेरे साथ छल कपट भरी हुई बातें कर रहे हो। मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ। और तुम जो कह रहे हो कि मेरा विवाह हो जाएगा तो मैं पत्र कैसे लिखूँगी, या मेरे पति का पत्र आएगा तो मैं उसको कैसे पढ़ूँगी, तो पहली बात तो कि मैं अपने विवाह ही नहीं करूँगी, और अगर विवाह हो भी गया तो मैं अपने पति के साथ रहूँगी, उसको अपने पास रखूँगी, उसे कहीं जाने ही नहीं दूँगी। और भगवान करे कलकत्ता पर बड़ी मुसीबत आ जाए, कलकत्ता नष्ट हो जाए, और जब कलकत्ता ही नहीं रहेगा तो मेरे पति को वहाँ जाना ही नहीं पड़ेगा। और जब वो जाएगा ही नहीं तो मुझे ना तो पत्र लिखने की ज़रूरत है और ना ही पत्र को पढ़ने की ज़रूरत है, और इस तरह से मुझे पढ़ने लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। इस तरह से कवि के द्वारा दिए गए हर तर्क को बड़ी आसानी से खंडित कर देती है, तोड़ देती है, और अपनी ही बात पे अड़ी रहती है कि मैं पढ़ूंगी नहीं, मैं पढ़ाई लिखाई का काम नहीं करूँ। तो बच्चों बहुत ही आसान सी कविता है, लेकिन इसका जो भाव है बहुत ही गहरा है। आज भी इतने साल स्वतंत्र हो जाने के बाद भी अभी भी साक्षरता घर घर तक नहीं पहुंची है। अभी भी पढ़ाई के महत्व को ना जानने वाले लोग हैं। अभी भी मजबूरी में स्कूल कॉलेज तक बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं। काम करना होता है, पेरेंट्स उन्हें काम पे लगा देते हैं। घर की आर्थिक व्यवस्था या कोई मजबूरी हो तो उन्हें काम करना पड़ता है और वो स्कूल का मुंह नहीं देख पाते हैं। तो ये कड़वी सच्चाई है जिसको कवि ने बहुत सीधी सादी बातों में का बताया है। चूँकि चंपा ने अपने घर में किसी को पढ़ते लिखते देखा ही नहीं है, तो उसे क्या पता कि पढ़ना ज़रूरी है। आप जिस परिवेश में हैं, आप देखेंगे पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ लिख रहे हैं, जिनसे आप मिलते हैं वो पढ़ने लिखने जा रहे हैं, तो आपको लगता है तो बड़ी कॉमन सी बात है, हर कोई पढ़ना लिखना तो सीखेगा ही। लेकिन चंपा के लिए वो कॉमन सी बात है कि हम तो सवेरे उठते हैं, गाय भैंस चराने चले गए, उसके बाद से आ गए, खाना वाना बनाया, खाया, फिर कुछ काम करने के लिए चले गए, उसके लिए ये कॉमन सी बात है। और इसीलिए वो पढ़ाई लिखाई का महत्व ना समझती है और ना ही समझना चाहती है। बच्चों कुछ अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। चंपा ने ऐसा क्यों कहा कि कलकत्ता पे बजर गिरे? जब कवि ने कहा कि तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारा पति काम करने के लिए कलकत्ता चला जाएगा, तो तुम उसे पत्र कैसे लिखोगी, और अगर उसका पत्र आए तो कैसे पढ़ोगी? तो वो एक ही उपाय करती है कि मैं तो चाहती हूँ कलकत्ता नष्ट हो जाए, क्योंकि कलकत्ता के कारण ही तो उसे अपने पति से अलग होना पड़ेगा। तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वो जब महानगर रहेगा ही नहीं कलकत्ता, तो मेरे पति काम करने क्यों जाएंगे? इसीलिए वो कहती है कि कलकत्ता पे बजर गिर जाए। चंपा को इस बात पर क्यों विश्वास नहीं होता कि गांधी बाबा ने पढ़ने लिखने की बात कही होगी। बच्चों, चंपा एक तो बहुत ही भोली बच्ची है, लेकिन शरारती बहुत है ना। तो जब कवि उसे कहता है कि गांधी बाबा भी कहते हैं कि सब जन को पढ़ना लिखना आना चाहिए, तो गांधी बाबा का तो हम तो जानती है, लेकिन पढ़ना लिखना उसने अपने आसपास, अपने परिवेश, अपने परिवार में देखा ही नहीं है, तो उसके लिए पढ़ना लिखना कोई अच्छी बात है ही नहीं। गांधी बाबा अच्छे ये वो जानती है, तो जब जानती है कि पढ़ना लिखना बुरी बात है उसकी निगाह में, तो एक अच्छा आदमी पढ़ाई लिखाई जैसी बुरी बात क्यों कहेगा? इसीलिए वो तुरंत कहती गांधी बाबा ऐसा कह ही नहीं सकते। कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? पूरी कविता अगर आपने ध्यान से सुनी होगी और जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे, पहला तो बच्चों में जो शरारत होती है तो शरारती स्वभाव है, भोलापन है, लेकिन अपनी बात कहने में तेज है। ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो चुपचाप सुन लिया, वो अपनी बात कहती भी है और विद्रोह भी करना जानती है। जब वो कहते हैं कि तुम कैसे जाओगी कलकत्ता,
जा नहीं पाओगी, पत्र कैसे पढ़ोगी, कैसे लिखोगी, तो कहती है कलकत्ता नष्ट हो जाएगा। तो ये सारी बातें चंपा में हमें दिखाई देती हैं। आपके विचार में चंपा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मैं तो नहीं पढ़ूंगी? बच्चों, अगर आप कॉलेज आ रहे होते तो मैं आप सबके व्यूज़ यहाँ सुनती कि आप इसके बारे में क्या कहेंगे। लेकिन मेरे विचार से ये है कि उसने अपने परिवार में, आसपास में, अपने संबंधियों में बच्चों को पढ़ते लिखते देखा ही नहीं है। तो उसे लगता है पढ़ना लिखना बहुत ख़राब बात है, और जो पढ़ लिख लेते हैं वो बहुत चालाक होते हैं, बहुत बुरे आदमी होते हैं। इसीलिए उसने मन में निश्चय कर लिया है कि मैं पढ़ने लिखने जैसा खराब काम तो कभी करूँगी ही नहीं। कविता के आसपास में है कि यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बात करती। बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है बच्चों। अगर वो पढ़ी लिखी होती तो कवि के द्वारा लिखे गए रचनाओं को पढ़ती, सराहना करती, और कवि जब उसे कुछ प्रेरित करते तो वो भी कुछ लिखने बैठती, कुछ सीखती। बिल्कुल उल्टा होता। श्रद्धा देती, सम्मान करती इन चीज़ों का। इस कविता में पूर्वी प्रदेशों की स्त्रियों की किस विडंबनात्मक स्थिति का वर्णन हुआ है? विडंबना यही है बच्चों कि आज भी पूर्वी प्रदेश की स्त्रियों की जो साक्षरता है, उसका जो प्रतिशत है, बहुत कम है। और दूसरी बात, आज भी अभी भी गांव में रहने वाले लोग अपनी पत्नियों को छोड़कर महानगरों में पैसे कमाने के लिए निकल जाते हैं। तो अपने परिवार के साथ ना रहने की जो असमर्थता है, जो व्यवस्था है, उसका वर्णन भी हुआ है। गांव में रोजगार नहीं है, उनके पतियों को पैसे तो कमाने हैं, इसलिए उन्हें बाहर निकलना पड़ रहा है। पढ़ी लिखी नहीं है, चिट्ठी पत्री जो आती है दूसरे से पढ़वाती हैं, जो कुछ लिखना है दूसरों से लिखवाती हैं। तो ये सब जो स्थिति है उसका वर्णन किया गया है। संदेश ग्रहण करने और भेजने में असमर्थ होने पर एक अनपढ़ लड़की को किस वेदना विपत्ति को भोगना पड़ता है, अपनी कल्पना से लिखिए। ये बच्चों आप खुद लिखिएगा कि जो पढ़ा लिखा ना हो उसे किन किन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। अभी आपने देखा, और वो कोई काम नहीं कर सकती हैं, नौकरी नहीं कर सकती हैं, पति का साथ नहीं दे सकती। पति पैसा कमाने के लिए मजबूरी में उन्हें छोड़ करके महानगरों में नौकरी करने के लिए चला जाता है। पत्र लिख पढ़ नहीं सकती हैं। अपनी बात को आप किसी से कुछ लिखवाएंगे तो बहुत सी बातें नहीं लिखी जा सकती। बहुत सी मन की बातें खुद जब दिमाग में आती तो आप लिख सकते हैं। किसी को कुछ लिखवाना हो तो सकता है वो बातें गायब हो जाएं। तो मन की सारी बातें जो हैं वो खुद ना लिख पाने के कारण अधूरी रह जाती हैं। तो ये सारी समस्या का सामना एक ऐसी लड़की को करना पड़ता है जो पढ़ी लिखी ना हो। बच्चों, मैंने आज कविता जो आपके सिलेबस पे 30% जो डिडक्शन था उसमें थी, जिससे पढ़ाना है आप, उस कविता को मैंने पढ़ाया है। और मुझे उम्मीद है ये कविता तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। प्रश्न इत्यादि मैंने भी समझा दिए हैं, इसको लिखने की कोशिश करना। तो कविता का सारांश और कविता में जो अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं उन्हें ज़रूर लिखना। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।